इस पार्टिकुलर वीडियो में दोस्तों टैग्स के बारे में जानेंगे कि HTML में कितने टाइप्स के टैग्स अवेलेबल होते हैं। तो जो पहला टैग्स होता है वो है पेयर्ड टैग्स। ओके, पहला कैटेगरी हो गया पेयर टैग। ये होता क्या है दोस्तों? जैसा कि आपको मालूम होगा, ये पी क्या है? पैराग्राफ। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है ये क्या है? इसको ओपन करते हैं एंड क्लोज करते हैं। देख सकते हैं ये ओपन किए और क्लोज किए, तो इसे हम लोग बोलेंगे पेयर टैग। राइट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेयर टैग। और दोस्तों अगर हम इसे रन करेंगे ब्राउज़र में, लेट्स ट्राई टू रन। जैसे यहाँ पे रन किए तो यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि पेयर टैग लिखने देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नाउ अगर हम इसको कुछ स्टाइल देना चाहते हैं तो एक और टैग होता है। अगर मान लीजिए कि इसे इटालिक करना है तो हम लोग यहाँ पे आई दे सकते हैं। आई यहाँ पे लिख दिए, बट इसे क्लोज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लोज करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ जो है वो पैराग्राफ क्लोज होने के बाद मीन्स जो भी चीज़ एपियर्ड होने वाला है उस सब को आपको इटालिक करना है, तो आपको यहाँ पे आई करना पड़ेगा। तो ये पी टैग क्लोज होने के बाद आई को क्लोज करना है। देन यहाँ पे नोटिस करेंगे, अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये जो है इटालिक में कन्वर्ट हो गया। तो क्योंकि इसे मैं ओपन किया एंड क्लोज किया इसीलिए इसे पेयर टैग बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अनपेयर टैग कौन से हैं। तो अनपेयर टैग के लिए लेट सपोज मैं एक और पैराग्राफ यहाँ पे लिख देता हूँ। जस्ट यहाँ पे पी लिखना है, ओपन हुआ, क्लोज हुआ। अब देखिए दोस्तों, ये जितने भी टैग्स हैं बड़े आसानी से आपको इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। ओके, और बहुत ही काफ़ी हद तक सिमिलर भी है। नेम देखिए, पी फॉर पैराग्राफ, आई फॉर इटालिक। राइट, उसी टाइप से एच फॉर हेडिंग। तो हेडिंग का भी लेवल होता है, तो H1 मीन्स सबसे हायर रैंक का हेडिंग होगा। देन उसके बाद का H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग। तो ऐसे करके हेडिंग के लिए टैग हो गया। टेबल के लिए टेबल एक टैग है, सिंपल। फॉर्म के लिए फॉर्म है। तो आगे चल के दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैं बता दूं कि ये सारे, ये जो जितने टैग मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही कॉमन है और ये याद रखना भी बहुत आसान है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है पेयर टैग मैं बताया। अब मैं आपको बताता हूँ अनपेयर टैग। ओके, अनपेयर टैग मतलब क्या? तो अनपेयर टैग के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ। एंड देन मैं क्या करूँगा कि इस टैग के बाद, अभी देखिए ये कैसा अपीयर हो, लेट्स सी कि यहाँ पे कैसा अपीयर होगा। तो देख सकते हैं दिस इज पैराग्राफ आ रहा है एंड देन पेयर टैग आ रहा है। राइट, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो उसके लिए एक अलग टैग होता है, उस टैग को बोलते हैं HR। देखने से ही लग रहा है HR मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैं HR टैग यूज किए। बट आप नोटिस करेंगे इसको हम क्लोज कहीं नहीं किए, तो ये इसको बोलते हैं अनपेयर टैग। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं क्लोज ही नहीं किया। तो कुछ ऐसे भी टैग मौजूद हैं जिसे क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे HR टैग का एग्जांपल ले लेते हैं। तो दोस्तों पहला जो कैटेगरी हो गया यहाँ पे, वो हो गया पेयर्ड एंड अनपेयर टैग का। पेयर्ड एंड अनपेयर टैग का। नाउ ये पहला कैटेगरी है, तो लेट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको पैराग्राफ के अंदर ही मैं लिख देता हूँ। ओके, या फिर हम लोग यूएल टैग यूज कर सकते हैं। यूएल टैग का मतलब हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूएल। यूएल टैग, जस्ट आपको यूएल टाइप करना है यहाँ पे। अनऑर्डर्ड लिस्ट, जब ऑर्डर नहीं मालूम है तो मैं उसे यूएल लिख सकते हैं। ये लिस्ट है, यूएल एंड एल आई, उसके अंदर मैं एल आई लिख दूंगा। तो पहला जो कैटेगरी आ गया टैग का, वो हो गया यहाँ पे लिख देते हैं पेयर्ड एंड अनपेयर्ड टैग।
तो लेट्स सी ये कैसा दिखता है। मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेयर्ड एंड अनपेयर्ड टैग यहाँ पे आ रहा है। ये पहला कैटेगरी हो गया। दोस्तों इसके बाद हम लोग दूसरा कैटेगरी देखने वाले हैं, वो है सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पे लिख देते हैं एल आई मीन्स लिस्ट, एंड देन यहाँ पे लिख देते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। नाउ दोस्तों हम लोग सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ टैग्स होते हैं, जैसे इमेज टैग ले लेते हैं। अब इमेज टैग के बारे में डिटेल में नहीं मालूम है तो आप जो है देख सकते हैं इसके बारे में। जस्ट आपको इमेज टैग सर्च करना है। अगर आप इमेज को शो कराना चाहते हैं तो एक इमेज टैग होता है। तो वो क्या होता है, तो जैसे आई एम जी क्या है, इमेज टैग है। तो इमेज टैग के अंदर दोस्तों ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। जैसे आप HR देखे उसी टाइप से इसको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, तो IMG टैग यूज कर सकते हैं। इसे क्लोज नहीं किया जाता, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। बट हाँ, इसमें प्रॉपर्टीज़ आप ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे पैराग्राफ के अंदर भी कई सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जैसे क्लास ऐड कर सकते हैं, ID ऐड कर सकते हैं, ये प्री डिफाइंड है। अब मान लीजिए कई सारे P टैग हैं, तो किसी एक पार्ट मीन्स ग्रुप करना चाहते हैं, कई सारे पैराग्राफ हैं तो कुछ पैराग्राफ को आप ग्रुप करना चाहते हैं, तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। उसे एक क्लास का नेम लेकर सेम नेम डाल देंगे तो सेम कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्लास का मतलब भी यही होता है, ID दे देंगे तो ये यूनिक हो गया, राइट। तो कई सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ प्रॉपर्टी इन बिल्ड होते हैं, जैसे ऑफकोर्स ID क्लास ये इन बिल्ड हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे प्रॉपर्टी आप कहीं पर भी लिख दें, कुछ स्पेसिफिक टैग के स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक है। जैसे इमेज का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है, तो आप यहाँ पे अल्ट टैग यूज कर सकते हैं, SRC कर सकते हैं। ये SRC क्या है, SRC मतलब इमेज को दिखाना चाहते हैं तो उसका आप यहाँ पे पास देंगे कि स्टोर कहाँ पे है। तो सपोज दैट मैं इस जगह पे कोई इमेज स्टोर कर दूं तो उसका हम यहाँ पे पाथ दे सकते हैं। तो पाथ जो है दो टाइप का देंगे, एक हो गया रिलेटिव पाथ, दूसरा हो गया एब्सोल्यूट पाथ। तो रिलेटिव पाथ कैसे देंगे, जस्ट एक बार अगर बैक जाना है तो हम लोग डबल डॉट करते हैं, ठीक है। तो करेंट डायरेक्टरी से एक बार बैक चले जाएंगे, तो ये हो गया रिलेटिव पाथ। मीन्स अभी जहाँ पे हैं उससे एक बैक जाना है या एक आगे जाना है। मान लीजिए कि इस फोल्डर के अंदर फोल्डर का नेम है L, एक और फोल्डर होता लेट से X। तो X के अंदर जाते और X के अंदर एक फाइल होता और उस फाइल का नाम में भी होगा 12.png। तो X फोल्डर के अंदर फाइल का नेम रहेगा 12.png। तो कुछ इस प्रकार से आपको पाथ देना होता है। तो करेंट डायरेक्टरी से एक बार देखिए, डबल डॉट करने का मतलब एक बार बैक गए, बैक जाने के बाद एक डायरेक्टरी मिला X, उसके अंदर एक फाइल मिला 12.png, तो वो लोड हो जाएगा। अगर आप गलत पार्ट देंगे तो लोड नहीं होगा, एक ब्रोकन इमेज लिंक आएगा। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास ये पाथ मौजूद नहीं है, हमारे पास इस पाथ पे इमेज मौजूद नहीं है। तो देखिए कैसा दिखता है। जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग और ये इमेज कुछ ब्रोकन जैसा आ रहा है। क्यों, क्योंकि इमेज मौजूद ही नहीं है। अब इसको डिबग कैसे करेंगे, तो राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट कीजिए, एलिमेंट पे आ जाइए और इस पर आप क्लिक कीजिए। तो इस पर क्लिक कीजिए या फिर राइट क्लिक करके आप देख सकते हैं ओपन इन न्यू टैब कीजिए। अब देख सकते हैं कि डी फोल्डर के अंदर एक्स हमारा एक और फोल्डर है, उसके अंदर 12.png फाइंड आउट करने का प्रयास किया और इसे नहीं मिला। तो ये डी के अंदर क्यों गया, क्योंकि एक बार आप बैक कर दिए थे। बैक नहीं करते तो एक्स फोल्डर के अंदर जाता। तो जैसे मैं अभी रिमूव कर देता हूँ, फिर से देख लेते हैं एक बार, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो डी के अंदर एक्स के अंदर ओके, इट्स ऑल राइट। तो मुझे एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, इसको रीलोड करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये पाथ गलत है। तो
इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो नोटिस करेंगे कि अगर मैं इसको ओपन करता हूँ लेट से न्यू टैब में, तो देखिए डी के अंदर एल, एल मेरा फोल्डर नेम है, उसके अंदर एक्स, एंड देन ये पाथ पर चला गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे एल फोल्डर के अंदर मीन्स करेंट डायरेक्टरी के अंदर मैं हूँ, उस करेंट डायरेक्टरी के अंदर एक्स पे जाएगा, एंड देन जो है 12.png एक फाइल है उसको फाइंड आउट करने का प्रयास करेगा। अगर मिल गया तो शो कर देगा, नहीं मिला तो कुछ इस प्रकार से आपको दिख जाएगा कि ये ब्रोकन इमेज है। तो ये हो गया इमेज टैग। और दोस्तों इमेज टैग जो है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, उससे हम लोग क्लोज नहीं करेंगे जैसे पी टैग को हम लोग क्लोज किए थे। ये कुछ एचआर की तरह ही है। नाउ अब इसके कुछ प्रॉपर्टी जैसे एसआरसी एक हो गया, और एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग अल्ट टैग बोलते हैं। अल्ट टैग मतलब आप कुछ डिफिनीशन दे सकते हैं कि ये जो इमेज है ये किस बारे में इमेज है। जैसे मान लीजिए नेचुरल फोटो है, तो उस फोटो के बारे में आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब जो कुछ भी यहाँ पे लिखिएगा, अब इमेज को कैसे कोई बता सकता है कि किस बारे में ये इमेज है, तो आपको उसका डिटेल बताना पड़ेगा। तो जब कोई गूगल में सर्च करेगा तो वो गूगल क्या करेगा कि जो सर्च इंजन होता है वो उसके पास जो है सारे डिटेल होते हैं, सारे जितने भी वेबसाइट हैं जो लोग रजिस्टर करवाए हैं वहाँ पे उनका डिटेल रहता है, और उस वहाँ से आपको फाइंड आउट करके वो इमेज दे देगा। बट वो कैसे फाइंड आउट करेगा, कैसे पता कि इमेज किसके बारे में लिखा हुआ है, तो वो होता है अल्ट टैग। अल्ट टैग में उस इमेज से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज अ नेचुरल इमेज, समथिंग लाइक दैट। दोस्तों इमेज टैग के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कई जगह प्लेसेस पे ये कुछ इस प्रकार से भी देखने को मिलता है। इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं, और ये कुछ इस प्रकार से सेल्फ क्लोज होता है। मतलब आप देख रहे हैं कि क्लोजिंग टैग कैसे होता है। क्लोजिंग टैग में ये एंगल ब्रैकेट आप लिखे होंगे, एंगल ब्रैकेट में स्लैश एंड देन ये क्लोज कर दिए, बट ऐसे भी आप क्लोज कर सकते हैं, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। बट ये ओल्डर वर्जन में कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। HTML5 में जनरली अब जो प्रीफर किया जाता है वो ये वाला चीज़ नहीं प्रीफर किया जाता है। अब हम लोग नॉर्मल कुछ इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, जैसे HR के केस में लिखते हैं उसी टाइप से यहाँ पर भी लिखते हैं। ऑफकोर्स पहले पुराने वर्जन में भी ये स्लैश लिखा जाता था। अगर ये लिख देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। इससे अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ सकता है। देखिए ये कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अल्ट टैग 1 सेकेंड, ये यहाँ पे सेव नहीं हुआ लगता है, तो इसे हम लोग फिर से सेव करते हैं, Ctrl+S, एंड देन रीलोड करते हैं। ओके, तो दोस्तों HR के टैग में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर। इनफैक्ट आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि मैंने यहाँ पे HR टैग के अंदर सेल्फ क्लोजिंग ऐसे वाला दे दिया, जो कि पहले ऐसे लिखते थे अब नहीं लिखते हैं, ऐसे यहाँ पे दे दिए। बट यहाँ पे जो रेंडर हुआ वो करेक्ट फॉर्मेट में रेंडर हुआ, वो ऑटोमेटिक वो करेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए। तो दोस्तों ये है यहाँ पे सेल्फ क्लोजिंग टैग। नाउ ये दो इंपॉर्टेंट टैग्स थे। अब अगला जो टैग है वो है यूटिलिटी बेस्ड टैग। कई सारे स्टाइल से रिलेटेड थिंग हम लोग कुछ यूटिलिटी से रिलेटेड थिंग हम लोग कर सकते हैं विद दिस पार्टिकुलर टैग। तो एक ये भी टैग का कैटेगरी आ जाता है। यूटिलिटी बेस्ड टैग्स। तो दोस्तों पेयर्ड एंड अनपेयर्ड टैग, जो कि मैंने बताया सेल्फ क्लोजिंग टैग, यूटिलिटी बेस्ड टैग। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, यूटिलिटी बेस्ड टैग के बारे में। अब देखिए इसके भी एक कैटेगरी होता है। वो होता है कि मान लीजिए कि मुझे फॉर्मेट करना है, कोई टेक्स्ट है उसको फॉर्मेट करना है, उसके साइज को बड़ा करना है, उसको बोल्ड करना है, तो ये सब बड़े आसानी से कर सकते हैं यूटिलिटी टैग के माध्यम से। तो इस कैटेगरी में जैसे आप यहाँ पे देखे होंगे आई, उसी टाइप से अगर इसे बोल्ड करना है तो बी लिख सकते हैं, तो बोल्ड टैग हो गया। तो ये इस कैटेगरी में फॉल होते हैं यूटिलिटी के रिगार्डिंग।
तो अगर आप कुछ ऐसे फॉर्मेटिंग एंड कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इस टाइप के टैग्स मौजूद हैं, इसकी मदद से भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप जनरली देख सकते हैं ये बोल्ड हो गया। ऑफ कोर्स इस टाइप के टैग्स के अलावा आपके पास CSS भी है, CSS के माध्यम से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इसके पूरे लुक को आप चेंज कर सकते हैं। कुछ अगर आप यूज करना चाहते हैं कुछ इस प्रकार के यूटिलिटी टैग तो आप ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बट इसके अलावा CSS के माध्यम से भी कर सकते हैं। देन आ जाता है दोस्तों यहाँ पे टेबल। ठीक है, टेबल भी आप देखे होंगे, तो टेबल भी एक हो गया। अब दोस्तों टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैग है, क्योंकि कोई भी वेबसाइट आप देखते हैं तो टेबुलर फॉर्मेट में चीज़ों को देखते हैं, डिविजन्स देखते हैं। तो टेबल हो गया, डिविजन्स हो गया, फॉर्म हो गया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैग है और इसके बारे में आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग टेबल के बारे में जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ जो अदर्स टैग्स हैं वो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे और आप इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। बोल्ड हो गया, आई फॉर इटालिक हो गया, देयर आर लॉट्स ऑफ टैग्स। ओके, तो दोस्तों टेबल्स पे आते हैं। तो टेबल्स में कुछ खास चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो टेबल नॉर्मल टैग है, इसको भी वेब पेज को फॉर्मेट करने के लिए यूज करते हैं। तो टेबल यहाँ पे लिख दिए। अब टेबल में क्या होता है, कॉलम्स होते हैं, रो होते हैं, तो उसको कैसे डिजाइन करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप सबसे पहले आप रो बनाइएगा, ठीक है, और उस रो में डिसाइड कीजिएगा कि कितने कॉलम्स होने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि TR लिखेंगे। TR लिख दिए। TR मतलब क्या हुआ, TR मतलब दोस्तों हो गया रो। अब इस रो में कितने कॉलम होंगे, तो दोस्तों टी अब कॉलम को हम लोग कर देते हैं यहाँ पे TH। तो TR TH याद रखिएगा, TR के अंदर ही TH होता है, ये हमेशा ये पैटर्न याद रखिएगा। टेबल टेबल ऐसे नहीं होता, उसमें रो होते हैं, तो रो को हम लोग बोलते हैं TR, एंड देन उसके अंदर कॉलम्स होते हैं तो उसको बोलते हैं TH। तो TH हो गया। मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, तो मल्टीपल कॉलम्स के लिए लेट्स 2-3 टाइम्स यहाँ पे लिख देते हैं। तो मान लीजिए कि एक हो गया ID के लिए, दूसरा हो गया नेम के लिए, एंड तीसरा हो गया ईमेल के लिए। तो अगर हमारे पास यूज़र टेबल है और मैं यहाँ पे एक HR टैग लगा देता हूँ, नाउ मैं इसे रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो दोस्तों ID नेम ईमेल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ID नेम और ईमेल क्या है, ये एक रो है। एक रो में ID नेम एंड ईमेल एक कॉलम है, एक रो में 3 कॉलम्स हैं। अब इसी चीज़ को आप मल्टीपल टाइम्स कर दीजिए, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स कर देता हूँ, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं, तो इसे मल्टीपल टाइम्स करके मैं रिप्लेस करता हूँ और देख सकते हैं ये मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आ गया। बट दोस्तों यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, ये पता नहीं चल रहा है कि ये रो कौन सा है, कॉलम कौन सा है। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही लाइन में ये लिखा हुआ होगा। तो हमारे पास हम कुछ स्टाइलिंग कर सकते हैं इसको समझने के लिए। तो सपोज दैट यहाँ पे हम स्टाइल लिख देते हैं, और स्टाइल में हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर। बॉर्डर हम लिख सकते हैं, तो बॉर्डर में हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये 1px का मैं CSS जब बताऊंगा तो उस समय इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। 1px एक मेजरमेंट है कि इतना उसका जो है चौड़ाई होना चाहिए, एंड देन ये सॉलिड होना चाहिए, बोल्ड कलर का होना चाहिए, एंड देन हम लोग ब्लैक कलर का बोल्ड होना चाहिए और ब्लैक होना चाहिए। तो हम लोग एक कुछ इस प्रकार से दोस्तों एक स्टाइल लिख देते हैं। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है यहाँ पर। बट दोस्तों यहाँ पे TH और TD के लिए नहीं मिल रहा है। मुझे क्या करना है कि सभी के लिए करना है, ये सारे एक बॉक्स में आ गए, अभी फिर से प्रॉब्लम है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इन सारे TR एंड TD, ओके,
नॉट टी आर एंड टी डी, सारे टी डी के लिए मैं कर सकता हूँ, सेम चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो फिर कैसे करूँगा? तो उसके लिए हम लोग स्टाइल टैग लिखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि हेड के अंदर स्टाइल टैग मैं लिख देता हूँ, स्टाइल टैग। दोस्तों जो मैंने यहाँ पे स्टाइल लिखा था, स्टाइल प्रॉपर्टी ऐड किया था और उसमें हम यहाँ पे डाले थे, तो ये पूरे टेबल के लिए ये अप्लाई हो गया था कि बॉर्डर होना चाहिए 1px, सॉलिड एंड ब्लैक होना चाहिए, ये पूरे टेबल के लिए। बट मुझे टीएच के लिए भी करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो जित जहाँ जहाँ टीएच है सभी के अंदर ये चीज़ कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट। बट सभी के लिए करना है तो हम स्टाइल के अंदर लिख देते हैं। तो देखिए ये वाला जो स्टाइल है इसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइल। ओके, क्योंकि एक ही लाइन में हम स्टाइल कर रहे हैं प्रॉपर्टी के माध्यम से। और ये वाला स्टाइल हम लिखते हैं स्टाइल टैग के अंदर। तो इस पेज में जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे उस इस पेज में अप्लाई हो जाएगा। ओके, ये पूरे पेज के लिए है। और ये वाला स्टाइल इस केवल टेबल के लिए था, तो पूरे पेज में अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे? तो बहुत आसान है दोस्तों, बस हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल, टेबल लिख देते हैं। एंड देन मुझे टी एच का करना है, तो कॉमा देकर टी एच कर देते हैं कि टी एच को के लिए भी लिखना है एंड देन टेबल के लिए भी लिखना है। एंड देन कुछ इस प्रकार से। नाउ हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पे उठाकर यहाँ पे कॉपी कर देंगे, क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं रहा, इस स्टाइल का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी टेबल ये जो हमारा टैग है उसके लिए इस जगह पे लिख दिए। मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब देखते हैं, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से नज़र आ रहा है। बट आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि यहाँ पे ये बोल्ड कलर में क्यों आ रहा है? आपने कहीं ऐसा तो लिखा नहीं था कि ये बोल्ड कलर में आना चाहिए। तो दोस्तों ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप यहाँ पे टी एच लिखे थे। टी एच मतलब होता है एक बोल्ड कलर, मतलब टी आर के अंदर टी डी। ठीक है, टी आर के अंदर टी एच भी हो सकता है, टी डी भी हो सकता है। तो जो फर्स्ट जो रो होता है वो टी एच होता है। टी एच मीन्स हेडिंग एक टाइप का, जैसे आई डी, नेम एंड ई मेल। एंड देन उसके बाद होता है टी डी, तो मैं यहाँ पे टी डी कर देता हूँ। ठीक है, तो इस जगह पे मैं टी डी कर देता हूँ। एंड देन इस जगह पर भी ये टी एच नहीं होगा, टी एच में बोल्ड कलर आ जाता है, तो क्योंकि वो हेडिंग है ना तो बोल्ड कलर आ जाएगा। टी डी करेंगे तो ये नॉर्मल एक रो होगा। तो अगर आप हेडिंग करना चाहते हैं या फिर नॉर्मल रो करना चाहते हैं तो उसको कुछ इस प्रकार से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ऑफकोर्स टी डी मतलब कॉलम, टी एच या टी डी दोनों मतलब कॉलम ही होता है, याद रखिएगा। बस डिफरेंस यही है कि टी एच मतलब हेडिंग हो गया और टी डी मतलब नॉर्मल डेटा हो गया। तो आई डी लेट सपोज मैं कुछ भी अभी के लिए डाल देता हूँ। एंड देन नेम मैं यहाँ पे डाल डाल देता हूँ, सपोज दैट ज्ञान। एंड देन ईमेल कुछ भी मैं डाल सकता हूँ, ज्ञान.xyz.com समथिंग। एंड देन यहाँ पर भी कोई नंबर डाल देता हूँ एंड यहाँ पर भी कुछ भी मैं डाल दे रहा हूँ अभी के लिए। मैं इसे सेव करता हूँ। अभी देखिए, अभी यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि 1 सेकेंड, अ, ये दोस्तों ये इस प्रकार से क्यों आया? क्योंकि आपने जो स्टाइल लिखा था और जो आप बॉर्डर कर रहे थे, बॉर्डर तो टीएच के लिए कर रहे थे, आपने टीडी के लिए तो कुछ लिखा ही नहीं। तो आप यहाँ पे टीडी के लिए भी लिख दीजिए यहाँ पे। नाउ अभी देखिए टीडी के लिए बॉर्डर आएगा, तो टीडी के लिए बॉर्डर आ गया। अब नीचे देख सकते हैं ये बोल्ड कलर आ रहा है क्योंकि हेडिंग ऐसा नहीं होता। टीएच नीचे भी दे सकते हैं, मीन्स अब कुछ ऐसे टेबल होते हैं जिसमें ऊपर में भी हेडिंग होते हैं और नीचे में भी हेडिंग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कि सैलरी, एम्प्लॉय का सैलरी कैलकुलेट करना है, तो टोटल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे डेटा हैं उसमें टोटल कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे अभी के लिए टी डी कर देता हूँ, टी डी, बिकॉज ये टी डी होना चाहिए आइडियली।
ये भी हुआ TD एंड देन ये भी TD। अब ये टेबल कुछ बड़ा दिखे, कुछ ज़्यादा डेटा रहेगा तो अच्छा दिखेगा, तो इसीलिए मैं इसे कॉपी मल्टीपल टाइम्स कर देता हूँ और मैं इसे सेव कर दिया एंड देन लेट्स रिफ्रेश, और कुछ इस प्रकार से ये टेबल दिखाई दे रहा है। नाउ दोस्तों यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो मैंने यहाँ पे टेबल लिखा, ये बहुत ही छोटा क्यों दिखाई दे रहा है। ये मैं चाहता हूँ कि पूरे हमारा जो विड्थ है, टोटल विड्थ को कवर करे। तो हमारा विड्थ कितना है, तो हमारा विड्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ओके, बट बहुत कम एरिया को कवर कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आईडी इस जगह पे ख़त्म हो गया, नेम ख़त्म हो गया, तो ऑटोमेटिक ये एडजस्ट कर रहा है। तो अगर इसको बड़ा करना चाहते हैं तो एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, वो है यहाँ पे टेबल का विड्थ। विड्थ यहाँ पे लिख दीजिए 100%। 100% मतलब जितना आपका स्क्रीन है उतना ये लेगा। तो मैं 100% लिखकर अगर मैं रिप्लेस करूँगा तो ये टोटल 100% आपका विड्थ लेने लगेगा, कुछ इस प्रकार से। दोस्तों इसके अलावा और भी कई सारे प्रॉपर्टी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैप्शन डाल सकता हूँ, तो लेट्स चेक आउट द कैप्शन एंड देन कैप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो टेबल है इम्प्लाई के लिए है, तो इम्प्लाई टेबल। देन अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स सी हाउ इट्स लुक लाइक। तो देख सकते हैं ये कैप्शन यहाँ पे आ गया इम्प्लाई टेबल, कुछ इस प्रकार से। नाउ दोस्तों अब हम लोग ये जानेंगे कि इसके अलावा और भी इसमें टैग्स होते हैं टेबल के अंदर। एक चीज़ याद रखिएगा, TR के अंदर TD होता है, TD हो गया कॉलम, TH भी होता है, TH का मतलब भी कॉलम होता है। ये मतलब हो गया कि ये हेडिंग वाला कॉलम हो गया, और बाकी नॉर्मल कॉलम के लिए TD यूज करते हैं। देन इसके अलावा दोस्तों कई आप जो है बताना चाहते हैं कि कौन सा, ये तो एक उपाय है, बट आप ये बताना चाहते हैं कि हेडिंग, ये भी तो पॉसिबिलिटीज़ है कि मल्टीपल हेडिंग्स हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि मल्टीपल हेडिंग्स हैं, जैसे आईडी, तो आईडी को एक और बार हम डिस्क्राइब करेंगे नीचे कि किसका आईडी, या नेम किसका नेम, ऐसे करके। तो वो सब कैसे कर सकते हैं, तो देखिए टेबल में कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं, जो हो गया आपका टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट। तो अब हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं अगेन। ये तो सिंपल सा टेबल है, ऐसे भी काम करता है, बट अगर आप और भी डिस्क्राइब करना चाहते हैं और अपने वेब पेज में बताना चाहते हैं कि कौन सा हेडिंग है, कौन सा बॉडी है, और कौन सा जो है उसका फुटर है, ओके। फुटर मीन्स देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे अर्निंग हो गया एम्प्लॉय का, तो लास्ट में एक टोटल होता है, सम टोटल। तो लास्ट में क्या होता है, वो भी बोल्ड कलर का होता है, बट वो दोस्तों वो जो है उसको बोल सकते हैं फुट, ओके। तो अगर मान लीजिए अगर वो नहीं होता, तो कैसे आप डिस्टिंग्विश करते कि कौन सा हेडिंग होगा और कौन सा फुट होगा, क्योंकि फुट के केस में भी TH लिखना पड़ता बोल्ड दिखाने के लिए। तो बोल्ड तो आप दिखा सकते हैं, बट एट द एंड जो है अपने ब्राउज़र को भी तो ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन सा फुट है और कौन सा हेड है और कौन सा बॉडी है। तो उसके लिए अलग टैग्स आ जाते हैं, और ये सब SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से, SEO मतलब होता है दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ताकि जो गूगल हो गया या फिर अलग जो सर्च इंजन है, बड़े आसानी से आपको आपके वेब पेज के बारे में वो समझ सकते हैं और उससे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टी हेड हो गया, ये हम हेड लिख दिए, बट ये टी हेड होता है। टी हेड अगेन ओपन कर दिए, क्लोज कर दिए, एंड देन एक इसके बाद होता है टी बॉडी हो गया, एंड देन एक होता है टी फुट। तो आप टेबल में कभी ऐसे सिनारियो आए जिसमें हेडिंग कौन सा है, बॉडी कौन सा है, एंड फुटर कौन सा है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले सेक्शन को मैं इसमें डाल देता हूँ, ये क्योंकि ये हेडिंग है,
तो इस हेडिंग्स के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा दोस्तों, जब सर्च इंजन आपके पेज पे आएगा तो देखेगा ये तो टेबल है, बट इस टेबल में ये वाला हेडिंग है, तो वो समझ जाएगा। एंड देन बाकी जो हैं उन्हें मैं डाल देता हूँ टी बॉडी के अंदर। तो इसे मैं डाल दिया टी बॉडी। और एक अच्छे से फॉर्मेटिंग के लिए मैं क्योंकि शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, तो फॉर्मेट सिलेक्शन एक कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। नाउ टी फुट में भी डाल सकते हैं। टी फुट में क्या हो सकता है, तो अभी के लिए यही वाला डाल देते हैं टी फुट के टी फुट में। तो ये हो गया टी फुट, और मैं यहाँ पे इसको ऐसे डाल दिया। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज एंड देन यहाँ पे नोटिस करेंगे कि कुछ इस प्रकार से टेबल बन के आपको आ रहा है। तो ज़्यादा डिफरेंस तो यहाँ पे नज़र नहीं आएगा टी बॉडी, टी फुट एंड टी टी हेड डालने पर। बट यहाँ पे आप जो है ये इंस्ट्रक्शन आप एसईओ को दे सकते हैं, मीन्स जो ब्राउज़र जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के दृष्टिकोण से आप इसको यूज कर सकते हैं। और गूगल हो गया सर्च इंजन, याहू हो गया, और मल्टीपल जो सर्च इंजन है उनको अपने वेब पेज के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। थोड़ा स्ट्रक्चर्ड रहता है तो अच्छा होता है। अदरवाइज़ ये डिज़ाइन विदाउट टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट के अलावा भी बना सकते थे। तो कुछ इस प्रकार से आप डिज़ाइन करेंगे। नाउ आपको ये भी समझना पड़ेगा, क्या टी फुट, टी बॉडी एंड टी हेड का यही एक एसईओ के पर्पज से ही यूजफुल होता है कि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कौन सा हेडिंग है, फुटर है? नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि ये जो आपका पेज है, आप जो है अभी देख रहे हैं लैपटॉप पे, बट मोबाइल में देखेंगे तो अगर बहुत बड़ा पेज है, बहुत बड़ा टेबल है, तो स्क्रॉलिंग होना चाहिए। तो स्क्रॉलिंग कैसे होगा? तो ब्राउज़र को अगर ये इन्फॉर्मेशन रहता है कि कौन सा हेडिंग है और कौन सा बॉडी है, तो आसानी से स्क्रॉलिंग हो जाता है। क्योंकि क्या होता है जनरली, जो हेडिंग है वो स्क्रॉलिंग नहीं होना चाहिए, और जो बॉडी है वो स्क्रॉल होना चाहिए। ओके, तो ये ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा किसको स्क्रॉल करना है, किसको नहीं करना है? तो ये भी इंफॉर्मेशन बड़े आसानी से आप दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टी बॉडी, टी हेड एंड टी फुट। अगला यूज केस क्या हो सकता है? अगला इसलिए भी हम लोग देते हैं कि हम लोग प्रिंट करते हैं कभी कभी, तो कंट्रोल पी यूज करके प्रिंट करेंगे। तो इसको मोबाइल में अभी करके देखते हैं। मोबाइल में तो हमारा स्क्रीन आईफोन 12 प्रो में तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हमारे पास उतना बड़ा डेटा नहीं है कि अभी हम स्क्रॉल करके दिखा सकते हैं, बट आप ये मान के चलिए कि आप जो है स्क्रॉलिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राउज़र को ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं किसको स्क्रॉल करना है। सिमिलरली अगर आप कंट्रोल पी यूज करके प्रिंट आउट निकालते हैं इस पेज का, तो कंट्रोल पी, तो देखिए तो कौन सा हेडिंग है ये ब्राउज़र को पता होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बड़े आसानी से वर्क करता है। तो इसीलिए ये सारे इन्फॉर्मेशन देने चाहिए। ओके, एंड आल्सो ऐसा नहीं है कि टी हेड, अगर टी हेड यूज कर रहे हैं तो उसमें टी आर हो ही नहीं सकता। एटलीस्ट वन रो तो होने ही चाहिए। तो टी आर एटलीस्ट वन रो आप ज़रूर दें। सो आई होप कि टेबल जो है क्लियर हो गया होगा। ऑफ कोर्स टेबल में कई सारे अदर चीज़ें भी हैं, हम लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से स्टाइल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टी टेबल हो गया, टी एच टी बॉडी, यहाँ पर भी स्टाइल लिख सकते हैं। इसके कई सारे अदर प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो आप स्टाइल यूज करके, सी एस एस यूज करके आप इसको और भी सजा सकते हैं, ब्यूटीफुल बना सकते हैं। बट आप जो है ऐसे भी कर सकते थे। अगर हम यहाँ पे बॉर्डर लिख दें जस्ट लाइक कंट्रोल जेड, एंड देन अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं अभी के लिए, या फिर कमेंट कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे लिख देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर इज इक्वल टू 1। लेट्स सी नाउ। अब ये हम लोग यूज नहीं करते हैं, ये डेप्रिकेटेड हो गया है। अभी देखिए अभी भी सब कुछ सही से दिख रहा है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बॉर्डर 1 लिखते हैं, बॉर्डर 2 लिखेंगे तो 2px हो जाएगा समथिंग। तो इसका जो विड्थ देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा मोटा हो गया।
तो ऐसे भी लिख सकते थे, अब ये ज़्यादा यूज में नहीं आता है। और बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर के बीजी कलर लिख सकते हैं। बट दोस्तों अब ये बेस्ट प्रैक्टिस में नहीं आता, हम लोग जनरली CSS यूज करके इसको और भी सजा सकते हैं। CSS बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आने वाले वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अब ये सो टी बॉडी टी हेड ये बताया, ये ऑप्शनल भी है, ये भी याद रखिएगा। मेन होता है TR, एटलीस्ट 1 TR होना चाहिए, एंड देन TD, और अगर हेडिंग अगर डालते हैं तो TH। ओके, TR इंपॉर्टेंट है, TR के अंदर ही TH या TD होगा, ये याद रखिएगा। एंड देन अगला दोस्तों, यूटिलिटी बेस्ड टैग में जो हम लोग ये देखिए फॉर्मेटिंग टैग भी बोलते हैं इसको, क्योंकि हम एक टाइप का लेआउट को फॉर्मेट कर रहे हैं, जिसको फॉर्मेटिंग टैग बोलते हैं। ये सब यूटिलिटी टैग के अंदर ही आते हैं दोस्तों। एक होता है डिवीज़न। ओके, तो हम यहाँ पे जैसे पैराग्राफ लिखे, सिमिलरली एक डिवीज़न होता है, बहुत वाइडली यूज होता है दोस्तों डिवीज़न। ये मान के चलिए कि टेबल को लेआउट करने के लिए तो यूज करेंगे ही, डिवीज़न बहुत बार यूज होता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे CSS वगैरह ऐड करके और भी ब्यूटीफुल कर सकते हैं, कई सारे डिवीज़न बना सकते हैं। और तो अभी के लिए दोस्तों मैं मल्टीपल डिवीज़न आपको बना दे रहा हूँ और बना कर दिखाता हूँ। और ऑफ कोर्स डिवीज़न के अंदर भी क्लासेस आप ऐड कर सकते हैं, और उस क्लास के बेसिस पे आप CSS लिख सकते हैं। CSS मतलब स्टाइल के अंदर जो लिखते हैं उसी को बोलते हैं CSS। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो क्लास के लिए अगर लिखते हैं तो डॉट यूज करते हैं, और आईडी को के लिए यूज करते हैं, आईडी के लिए हैज लिखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसका क्लास अगर आप लिख रहे हैं, सपोज ये क्लास A लिख दिए, ये नेम कुछ भी हो सकता है, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि हेडर। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि एक वेब पेज देखते हैं तो एक ऊपर में एक हेडिंग होता है, और उसके बाद नीचे एक फूटर होता है, जहाँ पे कंपनी के बारे में लिखा रहेगा, कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखे हो सकते हैं। उसी टाइप से हेडिंग होता है, फुटर होता है, एंड देन लेफ्ट साइड में एक लेफ्ट साइड बार होता है, जहाँ पे इसको 9 बार भी बोल सकते हैं, जहाँ पे लिस्ट मौजूद होते हैं, और उस पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको मिलेगा, मीन्स पेज लोड होगा। तो कुछ इस प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन आप उसको डिवाइड कर सकते हैं कि ये बिलोंग करता है हेडर से, तो ये हो गया हेडर। एंड देन अलग मैं यहाँ पे कर सकता हूँ बॉडी, ये हमारा डिवीजन है बॉडी के लिए, बॉडी मीन्स मेन कंटेंट। एंड देन अगला हो गया फुटर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फुटर। आप इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो टेबल में हेडर फुटर टी हेड टी बॉडी एंड टी फुट है, ये दोस्तों टेबल से के लिए है, टेबल से रिलेटेड है। बट ये जो हम लिख रहे हैं ये डिवीजन, ये जो है इस वेब पेज के लिए है। अब ऐसा लिख देने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, केवल क्लास नाम दे देने से, ये हेडर लिख देते हैं, इसको हम बॉडी कर देते हैं, एंड देन इसको फुटर कर देते हैं। तो दोस्तों केवल ये क्लास लिख देने से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए मैं लोड करके दिखाता हूँ, देखिए ये कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दिया था, तो पेज थोड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा होगा आपको। नाउ अभी देखिए कुछ फ़र्क नहीं पड़ा ये लिख देने से, तो ये लिख देने से कुछ नहीं होगा। अब हम इसके ऊपर स्टाइल लिखेंगे कि ये वाला पार्ट जो है कैसा दिखना चाहिए। तो हेड है तो हेड थोड़ा सा अलग कलर का दिखेगा, बॉडी है तो कुछ अलग कलर का, फुट है तो फुटर है तो कुछ अलग कलर का दिखना चाहिए। तो कलर ऐड कर सकते हैं, और कई सारे अदर चीज़ें कर सकते हैं ताकि आपका वेब पेज बहुत ही ब्यूटीफुल दिखे। तो वो सब CSS के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये डिव है, हेडिंग के अंदर कुछ लिख कर देखते हैं, दिस इज द हेड। दिस इज हेड, एंड इसको लिख सकते हैं दिस इज बॉडी। एंड देन दिस इज फुटर, दिस इज फुट, सपोज दैट। अभी रिफ्रेश करेंगे तो क्या दिखेगा, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, बहुत ही ऐसा बिल्कुल अच्छा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो ऑफकोर्स इसके ऊपर जो ये क्लास लिखे हैं वो कुछ स्टाइलिंग कर सकते हैं, कुछ अलग चीज़ें कुछ
देयर आर लॉट्स ऑफ स्टाइल आप कर सकते हैं। जब मैं CSS के बारे में बताऊंगा तब इसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको हेडर के स्टाइल करना है तो कैसे करेंगे, तो इस क्लास के लिए जितने भी हेडर हैं, अब देखिए कई सारे डिव हैं जिसके जो क्लास का नेम है वो हेडर हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि क्लास है तो क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डॉट लिख दिए एंड देन यहाँ पे हेड। अब दोस्तों आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि ये सब पता कैसे चलेगा। ऑफ कोर्स ये नेम जो है सही होना चाहिए, एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। तो दोस्तों ये लैंग्वेज है और कुछ चीज़ें ऐसा ही होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो क्लास है, ठीक है, इस क्लास का जो भी नेम देंगे आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। जैसे एक विंडोज़ यूज करते हैं तो लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक आइकन दिखता है, अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो कुछ कुछ होता है, तो आपको याद है। उसी टाइप से इसको भी याद करने की आवश्यकता है कि अगर आप क्लास लिखे हैं तो क्लास को अगर सेलेक्ट करना है, क्लास के लिए स्टाइल लिखना है तो डॉट यूज करेंगे। और अगर आईडी के लिए करना है, अगर ये क्लास की जगह पे आईडी होता तो क्या करते, तो आईडी अगर होता तो ये डॉट के जगह पे ये हैज़ लिखते, कुछ इस प्रकार से। तो अभी हम क्या करें, तो इसको हम बैकग्राउंड कलर लिख देते हैं। बैकग्राउंड कलर क्या करें, रेड कर देते हैं, रेड, ताकि वो बहुत ब्राइटली विजिबल हो। तो देख सकते हैं ये अभी नहीं आया। ओके, ये नहीं आया क्योंकि मैं आईडी कर दिया था। तो आईडी के केस में ये डॉट काम नहीं करेगा, इसके लिए हम लोग को हैश करना पड़ेगा। तो मैं हैश कर देता हूँ एंड देन फिर से रिफ्रेश करते हैं। देन ये देख सकते हैं ये रेड कलर में आ रहा है, तो कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि ये दिस इज हेड है और ये इसके बगल में दिस इज बॉडी क्यों नहीं आ रहा है, इसके नीचे क्यों आ रहा है। तो दोस्तों दो प्रकार के एलिमेंट और होते हैं, एक हो गया जो पूरा विड्थ लेते हैं और एक इनलाइन होते हैं। इनलाइन मीन्स इसको ख़त्म होने के बाद दूसरा वाला। तो जैसे स्पान हो गया, ठीक है, जैसे डीप होता है उसी इस स्पैन भी हो सकता है। तो SPAN ये वाला होता है। तो स्पैन अगर होता तो क्या होता, मैं दिखाता हूँ। स्पैन, मैं इसको भी कर देता हूँ स्पैन। तो ये एक ही लाइन में होता है क्योंकि इन लाइन एलिमेंट है, एक ही लाइन में शो होता है। इसको भी कर देते हैं स्पैन एंड देन इसको भी कर देते हैं स्पैन। अब ये जो आईडीएन क्लास में बताया, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के ये प्रॉपर्टी होते ही हैं। ओके, तो कई सारे लाइक पैराग्राफ में भी ये आपको मिल जाएंगे, आईडी एंड क्लास, एंड देन डिवीजन में भी मिल जाएंगे, और बहुत सारे चीज़ों में जनरली ये आईडी एंड क्लास आपको मिल जाते हैं। मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं ये वन लाइन में आ गया। क्यों, क्योंकि इन लाइन एलिमेंट है। तो उसी टाइप से डिवीजन जो हो गया वो पूरा विड्थ लेता है एंड देन ये वाला जो है इन लाइन एलिमेंट है। तो डिवीजन हो गया, ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ब्लॉक मीन्स पूरा ब्लॉक लेता है, पूरा विड्थ लेता है। दोस्तों ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टाइप ऑफ एलिमेंट। तो आप बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इन लाइन एलिमेंट एंड डिव, इन लाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। तो आप ये बता सकते हैं कि डिव जो है ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि ये पूरा विड्थ लेता है, और जो स्पैन होते हैं, स्पैन एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। अदर भी एग्जांपल्स हैं लाइक बी हो गया, BR टैग हो गया, एंड देन इमेज टैग हो गया, इमेज भी इनलाइन है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको इमेज बताया था, आई थिंक मैं डिलीट कर, यहाँ पे इमेज बताया था। तो मल्टीपल इमेज अगर हम लोग लिखते हैं, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ अभी के लिए, मल्टीपल इमेज लिखते हैं तो ये इमेज जो एपियर होगा, वन इमेज के बाद अनदर इमेज एपियर होगा, क्योंकि ये भी जो है इनलाइन एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे करके, कुछ कुछ इस प्रकार से।
नीचे भी लिखेंगे तब भी, कहीं भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इनलाइन एलिमेंट है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे रिमूव करके मैं बॉडी के अंदर डाल देता हूँ एंड देन इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। तो देखिए इसको फॉर्मेट कर दिए तो ये रहा। तो इस बॉडी के अंदर ये इमेज है। अब देखिए यहाँ पे कैसा दिखेगा, मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए एक ही लाइन में दिख रहा है और यहाँ पे एच लिखा हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब इमेज ब्रोकन होता है दोस्तों तो ये एच जो अल्ट टैग है, जो नॉट अल्ट, ये ए एल टी एट्रीब्यूट, ये जो ए एल टी एट्रीब्यूट है वो जो है यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। अगर ब्रोकन इमेज है, ब्रोकन इमेज है और हम कोई नाम और इस इमेज से रिलेटेड कोई टेक्स्ट यहाँ पे डाले हुए हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब किए हुए हैं, तो वो वहाँ पे अपीयर हो जाता है। तो देखिए ये इनलाइन एक के बाद एक आ रहा है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अगर मल्टीपल इमेज होता, रियल में इमेज उसका करेक्ट पाथ होता तो एक के बाद एक इमेज आता, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। एंड देन और क्या इनलाइन एलिमेंट है? ऑफकोर्स इनपुट फील्ड, मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। मैं यहाँ पे इनपुट लिखाता हूँ। इनपुट मीन्स उसका टाइप लिख देते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ये फॉर्म कैटेगरी के अंदर आता है। तो अब इसको भी हम ऐसे सेल्फ क्लोज कर सकते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैं इसको ऊपर लेकर जाता हूँ एंड देन आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये हो गया टी बॉडी एंड देन यहाँ पे हो गया टेक्स्ट। अब दोस्तों ये जो है ना, ये डालने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले ऐसे ही करते थे, अब ऐसे नहीं करते। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये इनपुट फील्ड आ गया। अब अगर हम मल्टीपल इनपुट फील्ड अगर हम डालते हैं तो ये एक लाइन में रहेगा, क्योंकि इन लाइन एलिमेंट है। देखिए एक के बाद एक ऐसे है, इसके बाद नीचे नहीं आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन लाइन एलिमेंट है। डिवीजन एक ब्लॉक एलिमेंट है, ये एक के बाद एक आ रहा है। जैसे दिस इज अ हेड के बाद नीचे वाला आ रहा है एंड देन दूसरा जो डिवीजन है वो उससे नीचे आ रहा है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है कई सारे टैग्स मिल जाते हैं जो इनलाइन एलिमेंट है। कुछ इनलाइन एलिमेंट है, कुछ ब्लॉक लेवल के एलिमेंट हैं। बट दोस्तों आप ये भी बोलेंगे कि इट्स ओके, बट ये कौन से कैटेगरी में आता है? ये हेड हो गया, ये बॉडी हो गया। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर टैग है, मतलब एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है कि आप ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये जो हेड है ये हेडिंग है, मीन्स वेब पेज का हेडिंग है। ऑफकोर्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऊपर में देख रहे होंगे, तो ये डॉक्यूमेंट क्या है? तो एक हेडिंग है, जाहिर सी बात है। तो ये हेडिंग क्यों है? क्योंकि आपने हेड के अंदर ये टाइटल डाला था डॉक्यूमेंट, इसीलिए ये शो कर रहा है। उसी टाइप से जो वेब पेज में इसके अंदर जो आपका URL है, आप जहाँ पे आप डालते हैं उसके नीचे जो वेब पेज में शो हो रहा है वो बॉडी वाला पार्ट शो हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे टी बॉडी और एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर टैग। ओके, ये सब का इसी टैग में आता है, स्ट्रक्चर टैग में, कि HTML होगा, HTML के अंदर हेड होगा, हेड के अंदर टाइटल होगा। उसी टाइप से बॉडी होगा, बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें लाइक डिवीजन सब कुछ हम लोग लिख सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मैंडेटरी आप बोल सकते हैं कि मैंडेटरी है। हेड वाला सेक्शन एक होना चाहिए और एक बॉडी वाला सेक्शन होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चरल टैग के अंदर आता है। और ये HTML ये तो लिखना ही पड़ेगा, राइट। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो क्या होता है? तो ऑफकोर्स ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएंगे। मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं इसे रीलोड करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि हम हेडिंग हटा दिए तो ये हेडिंग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आ रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स जब पार्सिंग होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ये ऐड हो जाता है। ऑफकोर्स ये काम कर रहा है, नो इशू, बट सारे इन्फॉर्मेशन वेब पेज में ये इसको नहीं मिल रहा है। मैं ये भी हटा देता हूँ, ये बॉडी भी क्यों रहेगा? तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको बॉडी के अंदर ही आता है, बट ये स्ट्रक्चर देना इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये आपको लिखना ही पड़ता है, HTML एंड हेड
एंड द बॉडी। कब, क्यों? क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस है एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा बॉडी है कौन सा हेड है, बड़े आसानी से जो सर्च इंजन जो अ, होते हैं, टूल्स होते हैं, बड़े आसानी से कैप्चर कर लेते हैं और आप जो कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं उसके बारे में वो करेक्टली वो समझ सकते हैं। तो आपको उसी के हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा और भी टैग्स होते हैं जैसे स्टाइल टैग्स। तो देखिए ये हो गया इंटरनल स्टाइल। एक जो मैंने आपको यहाँ पे स्टाइल लिखकर बताया था वो हो गया इनलाइन स्टाइल। मीन्स एक पार्टिकुलर डिवीजन या एक पार्टिकुलर एलिमेंट, एक टैग है, उस एलिमेंट जैसे टेबल है, उस टेबल के अंदर उसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, केवल आप इस टेबल को ही फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो आप जो है स्टाइल टैग, स्टाइल यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टाइल और जो भी स्टाइल लिखना चाहते हैं, सीएसएस लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये केवल इसी टेबल में काम करेगा। एंड दूसरा हो गया दोस्तों स्टाइल। स्टाइल टैग के अंदर अगर आप कुछ भी स्टाइल करते हैं तो ये जो कुछ भी लिखते हैं वो पूरे वेब पेज में, ये जो भी वेब पेज में जो भी लिखा हुआ है और जिस एलिमेंट, जिस टैग या जिस क्लास या जिस आईडी, आप उसको सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना, जिसको आप सजाना चाहते हैं, ब्यूटीफुल दिखाना चाहते हैं, कुछ स्टाइल ऐड करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे। तो आप ऐसे कर सकते हैं, लाइक टैग के माध्यम से कर सकते हैं, आईडी के माध्यम से कर सकते हैं, क्लास के माध्यम से कर सकते हैं। तो और भी वे हैं सेलेक्ट करने का। ये बहुत ही कभी कभी चैलेंजिंग होता है किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करना, क्योंकि उसको आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आप उसके ऊपर स्टाइल कैसे ऐड करेंगे। जैसे एल आई हो गया, इस केवल इसी को करना है, या फिर मान लीजिए कि ये वाले को करना है, बीच वाले को करना है, केवल बाकी को स्टाइल में कुछ भी नहीं करना, तो आप कैसे करेंगे? तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो उसका एक अलग तरीका होता है, वो मैं बताऊंगा कि इसको बोलते हैं सेलेक्टर। कैसे सेलेक्टर यूज करते हैं सीएसएस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप स्टाइल को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टाइल ये हो गया इंटरनल स्टाइल। एंड देन एक होता है एक्सटर्नल स्टाइल। मान लीजिए कि इस टाइप के कई सारे पेज अवेलेबल हैं, अब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन होगा, नया पेज आएगा। तो आप चाहते हैं कि एक बार हम स्टाइल लिख दें और मान लीजिए बॉडी के लिए लिख दें, या फिर जितने भी टेबल हैं उन टेबल का लुक एंड फील एक ही जैसा होना चाहिए। मतलब जब आप google.com डालते हैं और उसके ऊपर किसी भी लिंक पे क्लिक करके गूगल के कोई भी सेक्शन में जाते हैं तो जो टेबल दिखाई देता है, किसी भी पार्ट में टेबल दिखाई देता है, वो कुछ एक ही जैसा दिखाई देता है, उसका लुक एंड फील एक ही जैसा होता है। तो क्या सभी पेज में जाकर हम लोग स्टाइल लिखेंगे? नहीं, उसे हम लोग एक्सटर्नल फाइल में एक स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल बनाएंगे। जैसे क्या होता है यहाँ पे डॉट एच टी एम एल फाइल, वैसे डॉट सी एस एस फाइल बनाएंगे और उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ इंपोर्ट करेंगे वो हर जगह वो चीज़ अप्लाई हो जाएगा। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे? तो ऑफकोर्स हम लोग यहाँ पे लिंक लिखते हैं एंड देन एच आर ई एफ में वो पाथ डाल देंगे कि वो जो स्टाइल है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लेट से इसी फोल्डर में कर रहा है तो ए बी सी लिख देते हैं, abc.css, ऐसे कर सकते हैं। तो abc फाइल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ abc.css, ये बना दिया। अब इसी चीज़ को यहाँ पे अगर हम मूव कर देंगे तब भी हमारा काम करेगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, मैं जो है यहाँ पे आया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए अभी हम रिमूव कर दिए हैं, राइट, रिमूव कर दिए हैं, और अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो देखते हैं कैसा दिखता है। तो देखिए ये टेबल काम नहीं कर रहा है, ये सही से नहीं दिख रहा है। बट अगर हम इसको सेव करेंगे, अभी सेव नहीं किए थे, बस ऐसे कॉपी पेस्ट किए थे, कंट्रोल एस करके अगर हम यहाँ पे रीलोड करेंगे तो दोस्तों ये देखिए टेबल आ गया, बट ये स्टाइल तो इस पेज में था ही नहीं। तो क्या हुआ कि हम लोग एक्सटर्नल पेज से लोड किए, तो ये हो गया एक्सटर्नल सीएसएस। तो एक हो गया इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। जो स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं वो हो गया इंटरनल सीएसएस, और जो एक्सटर्नल किसी अलग जगह से हम लोग डाउन उसका पास दे देते हैं वो एक्सटर्नल सीएसएस हो जाता है। अब इस जो सीएसएस है ना, कई सारे जो है स्टैंडर्ड
फ्रेमवर्क बने होते हैं या कई सारे लाइब्रेरी होते हैं जो पहले से बने बनाए होते हैं, जैसे बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप एक CSS है, उसका आपको यहाँ पे पाथ देना होता है। वो पहले से बना बनाया है। वो क्या करेगा, वो कुछ स्टाइल पहले से ही लिखा हुआ है। तो अब मान लीजिए कि अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, जो आप वेब पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो एक बंदा होता है डिज़ाइनर जो केवल CSS लिखता है। उस CSS लिखने में लुक एंड फील को अच्छा दिखाने में एक्सपर्ट होता है। बट अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर डिज़ाइनर का टीम नहीं है, तो आप जो है एक थर्ड पार्टी CSS इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे हो गया बूटस्ट्रैप, और बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बहुत आसान होता है। तो क्योंकि बूटस्ट्रैप काफ़ी पॉपुलर है इसीलिए हम बता दिया। अदर भी कई सारे CSS मौजूद हैं, उसके फ्रेमवर्क मौजूद हैं। जब उसको इंपोर्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका लुक एंड फील कैसा है। इसी टाइप से दोस्तों स्टाइल के अलावा एक होता है स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो जो है आप एक इंटरनल जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर। जैसे स्टाइल टैग है उसी टाइप से स्क्रिप्ट टैग होगा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दिए स्क्रिप्ट, या फिर एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिमिलर है, जस्ट SRC जैसे आप यहाँ पे लिखे वैसे ही स्क्रिप्ट SRC, ये कुछ इस प्रकार से लिख दीजिए। SRC के अंदर पाथ डाल दीजिए, जैसे abc.js। तो जो जावा स्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है वो .js होता है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि अभी लिख देते हैं abc.js लिख देते हैं। जैसे HTML का एक्सटेंशन .html होता है, CSS का .css, उसी टाइप से जावा स्क्रिप्ट का .js होता है। तो एक JS पेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, और ये JS बहुत काम का चीज़ होता है। ये आपके पूरे वेब पेज को ही मैनिपुलेट कर देगा। ओके, ये सब चीज़ें ज़रूरत भी नहीं है। बॉडी के अंदर जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से भी कई सारे चीज़ें फटाफट अपेंड कर सकते हैं, लॉजिक होते हैं, और ये डायनेमिक भी होते हैं। अब एक बटन पे क्लिक करेंगे तो अलग लुक एंड फील हो जाना चाहिए। तो ये सब बिहेवियर कैसे ऐड करेंगे, तो कैसे मैनिपुलेट करेंगे, तो वो जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख कर सकते हैं। और जावा स्क्रिप्ट अपने आप में बहुत बड़ा लैंग्वेज है, एंड आई होप कि मैं इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही समझिए। आई होप कि ये समझ में आ गया। और आपके लिए एक चैलेंज ये रहेगा कि आपको एक पेज डिज़ाइन करना है। वो पेज रहेगा, ये एक हेडिंग, एक फुटर होगा, और एक बीच का एक मिडल पेज होगा, एंड देन ये एक 9 बार होगा एक साइड में। कैसा, तो एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। W3 स्कूल बहुत ही फेमस, W3 स्कूल बहुत ही फेमस HTML के लिए वेबसाइट है, यहाँ से आप सीख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से ही आपको डिज़ाइन करना है, ये आपके लिए चैलेंज है। दोस्तों, जब आप खुद से करते हैं तब आपको कॉन्फिडेंस आता है, और ये जो चीज़ें हैं रिपीटेडली करते हैं आप, हर एक पेज में ये चीज़ लिखना होता है। तो ये दोस्तों अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इतना कैसे इन सारे चीज़ों को याद रखेंगे। बट दोस्तों, अगर आप खुद से टाइप करेंगे और खुद से इसको करेंगे तो सेम चीज़ हर जगह रिपीट करेंगे। डिवीज़न देना है, डिव टैग दे दिए, टेबल बनाना है, टेबल कर दिए, फॉर्म बनाना है, फॉर्म। तो ऑफकोर्स आगे मैं बताऊंगा फॉर्म और ये सब चीज़ों के बारे में। बट जो भी करना है आप रिपीटेडली सेम चीज़ मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये सब क्लियर हो जाएगा। इनफैक्ट आपको इनिशियली आपको लग रहा होगा याद करने की ज़रूरत है। ऑफकोर्स आप याद तो रखना पड़ेगा, जैसे टेबल के अंदर TR एटलीस्ट होना ही चाहिए, उसके अंदर TH होना चाहिए। मीन्स TR मतलब रो, एंड देन उसके अंदर कॉलम, ऐसे करके। तो आपको कुछ इसी प्रकार से डिजाइन करना है। ऊपर वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा, वो नहीं है। ये वाला पार्ट डिजाइन कीजिएगा जिसमें एग्जैक्टली सेम चीज़ लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे एक होम का आएगा, CSS आएगा, जावा स्क्रिप्ट आएगा, और ये साइड बार इसमें कई सारे लिंक्स दिए हुए हैं, तो ये साइड आएगा। ऑफकोर्स ये लिंक काम नहीं करेगा क्योंकि पेज ऑफकोर्स आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए। एंड देन लास्ट में यहाँ पे हेड, ये देखिए फुटर है, तो ये फुटर होगा।
ये हेडिंग हो गया, ऊपर में जो दिख रहा है ये फुटर हो गया, ये साइड बार हो गया। ओके, ऑफकोर्स ये स्क्रॉलिंग बिना CSS का तो मुश्किल है, केवल HTML यूज करके तो नहीं कर सकते, बट आप जहाँ तक कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के माध्यम से कीजिए, और CSS का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप CSS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।